नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमुद पर। आज मैं आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि लैब टेक्नीशियंस के एग्जाम में पूछा गया था, उसके ऑलरेडी 3 पार्ट करा चुका हूं और ये लास्ट पार्ट जो है 151 से लेके 200 तक क्वेश्चंस जो है आज कराने वाला हूं, ताकि आपको इसमें हेल्प मिल सके आपकी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियंस के एग्जाम में, इसके अलावा RRB में, इसके अलावा ESIC में और इसके अलावा आपका जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में होने वाले लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्निकल सुपरवाइजर और लैब अटेंडेंट की सभी तरह की पोस्टों में आपको ये फायदा मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे। सीरम क्रिएटिनिन स्तर की सामान्य सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों आपको पता ही है 0.7 से 1.4 mg/dl, बाकी 2-3 ऑप्शन दूर दूर तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित भोजन पदार्थों में से लौह की कमी किसमें होती है? तो ये आप सब जानते हो कि मिल्क में जो है आयरन की कमी होती है, बाकी इन सब में नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, बिल्रुबिन इज कॉन्जुगेटेड विथ। बिल्रुबिन जो है कॉन्जुगेटेड किसके साथ होता है? तो ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे 154, प्रमुख अंतःकोशिक धनायन मतलब इंट्रासेलुलर कैटायन कौन सा होता है? तो ये कैटायन पूछा है, आप याद रखना है ना। क्या पूछा है? ये कैटायन पूछा है, तो याद रखना आप, क्योंकि मेरे जो YouTube चैनल है मैं उसमें कम्युनिटी आजकल पोस्ट करके एक कॉलम आता है जिसमें मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन डाले थे कि इंट्रासेलुलर कैटायन कौन सा है और इंट्रासेलुलर एनायन कौन सा है। तो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, तो आप उसमें ध्यान से देखें कि एनायन के बारे में पूछा है और कैटायन के बारे में पूछा है। चलिए इसका मैं जवाब दे देता हूँ आपको। तो इसका जो जवाब सही है इंट्रासेलुलर कैटायन, वो है आपका पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 155, द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी इज। ये पूछा गया है कि जो हार्मोन सीक्रेट होता है निम्नलिखित में से एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा होता है, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है दोस्तों, TSH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन रिक्वायर। थायराइड हार्मोन के लिए सिंथेसिस होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? निम्नलिखित में से आप सब जानते हो, आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत कौन सा है? आप सब जानते हो कार्बोहाइड्रेट्स है, चर्बी नहीं है, प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है। ट्रांस एमिनेशन पर एलेनाइन क्या देता है? ट्रांस एमिनेशन पर, ठीक है दोस्तों, तो पायरुवेट देता है। ठीक है, ये आप याद रखें, पायरुवेट देता है और ये तीनों ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, द बॉन्ड स्टेबलाइजिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज द। तो पेप्टाइड बॉन्ड, राइट आंसर जो है इसका पेप्टाइड बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से कौन सा अमाइनो एसिड्स पूरी तरह से कीटोजनक है? तो 4 तरह के अमाइनो एसिड दिए हैं, इन्होंने दिया है कि कीटोजेनिक कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ल्यूसिन। लैक्टोज किससे मिलके बना होता है? तो देखो यहाँ पे डाइसेकेराइड दिया होगा आपका, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलके क्या बना हुआ है? सुक्रोज बना हुआ है। ग्लूकोज मिलके क्या बनता है आपका? माल्टोज बनता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 16, हाइपोनेट्रेमिया बोला है, तो इसका राइट आंसर जो है ए डिक्रीज इन द सीरम सोडियम लेवल। और अगर सोडियम लेवल जो है डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता, तो यही हो जाता हाइपर एट्रेनीमिया। ठीक है, क्या हो जाता है? ये हाइपर एट्रेनीमिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, माइक्रो एल्बुमिन यूरिया लगभग कितनी रेंज में एल्बुमिन का उत्सर्जन करती है? तो 30 से 300 mg प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 164, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन प्रिजर्व देयर। जब भी डीनेचर होता है प्रोटीन का तो कैसे प्रिजर्व होता है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट आंसर। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? सब जानते हैं विटामिन ए, और ये आपका पूरा क्या आ रहा है? विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 166, काइलोमिक्रॉन में मौजूद मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो 8POB48 इज अ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 167, ए फॉल इन पीएच टू 7.35 और लोअर एज ए फीचर ऑफ, इसका राइट आंसर जो है एसिडोसिस। क्वेश्चन नंबर 168, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट एलिवेटेड इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो एंजाइम हैं वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन में नहीं बढ़ता है, तो एसिड फास्फेटेज नहीं बढ़ता है, बाकी के बाकी सारे जो तीनों हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं ना, याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसिड और एल्कलाइन को मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीएच में परिवर्तन का विरोध कर सकता है, तो राइट आंसर बफर। क्वेश्चन नंबर 170, द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज, यूरिन की जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, तो देखो इसमें जो वेरिएशन दिया है रेंज का उसको देखना है आपको। वैसे होती कितनी है 1.0032 1.030। अब अगर ये ऑप्शन में नहीं आया तो आप देखो नियर बाई क्या ऑप्शन है, आप दिमाग लगा सकते हो, है ना। ये नहीं सोचना है आपको कि वही चीज़ नहीं आई, तो इसका राइट आंसर जो है 1.0152 टू 1.025। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 171, जब चातस्व सही ढंग से बीमारी के बिना आबादी के अंश का अनुमान लगाता है उसे क्या कहते हैं, विशेषता कहते हैं। थोड़ा सा ये टफ हो रहे हैं क्वेश्चंस। द चार्ट दैट इज यूज फॉर द एमाइलेजिंग इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल इन एन लेबोरेटरीज कॉल्ड एज, तो लेवी जेंसन कंट्रोल चार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर परफॉर्मिंग कंप्लीट ब्लड काउंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिफर्ड एंटीकोगुलेंट्स। सीबीसी के लिए कौन से एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ईडीटीए है। सोडियम सिट्रेट जो है लिक्विड एंटीकोगुलेंट है। कौन सा एंटीकोगुलेंट है, लिक्विड एंटीकोगुलेंट है। और साथ में इसमें ईएसआर के लिए यूज होता है, लेकिन वेस्टर्न मेथड के लिए, और दूसरा आपका कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए। लिथियम हेपेरिन काय के लिए होता है आपका यूज, ये टीबी गोल्ड के लिए, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के लिए, है ना, और सोडियम फ्लोराइड ग्लूकोज के लिए। तो एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन आपके कैसे तैयार हो रहे हैं आपने इस प्रश्न में देखा। क्वेश्चन नंबर 174, वेस्ट गार्ड नियंत्रण नियमों के अनुसार फर्स्ट 3S नियम एक अस्वीकारता नियम है। सीधा ही सीधा लिखा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे वैसे आपके एमपीएससी ग्रुप 5 में, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप आरआरबी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप ईएसआईसी की भी कर रहे हैं, और आप सीआरई के अंतर्गत जितने भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए, रक्त नमूना अंकित करने का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लड को अगर आपको अंकित करना तो कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले नीला, लाल, हल्का, बैगनी और भूरा, तो राइट आंसर ये है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ब्लड शुगर का अनुमान लगाने के लिए फ्लोराइड क्यों मिलाया जाता है। यह ग्लाइकोलिसिस को रोकता है। क्या करता है ये, ग्लाइकोलिसिस को रोकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 177 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज इनहिबिटेड बाय इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एडीटी ब्लड ऑफ द काउलम। कैल्शियम को किसको करता है, कैल्शियम को क्या करता है, चिलेट करता है ना। सबके अलग अलग रोल होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 178, द प्रिफर्ड साइट फॉर कलेक्टिंग वीनस ब्लड इन द, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, मीडियन की वाइटल बैन है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है। चलिए, एक ये कैलोरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। इसमें भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की चांसेस ही नहीं है कहीं से कहीं तक। सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज करना, और तो सब ठीक ठाक ही है। 180, द मैक्सिमम इंटरवल फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ रीजेंट वाटर शुड बी 10 days, 5 days, 2 days, 1 week। तो इसका राइट आंसर जो है 1 week है। क्वेश्चन नंबर 181, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएजेंट ग्रेड वाटर इज यूज्ड फॉर ग्लासवेयर वॉशिंग। तो निम्नलिखित में से किस टाइप के रिएजेंट का ग्रेड वाटर से यूज करना चाहिए जो कि ग्लासवेयर वॉशिंग में यूज होता है, तो टाइप 3। ये नहीं आएंगे आपके इसमें। 182, प्रयोगशाला सुरक्षा उपायों से संबंधित निम्नलिखित 2 बयानों को देखें। इन बयानों से संबंध में बताएं कि वे सही हैं या गलत हैं। दस्ताने बदलने पर हाथ धोएं, सभी मानव नमूनों को संक्रामक माना जाए। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लें। जो क्वेश्चन सरल भी लगता है उसको भी आप उतना ही सीरियस लें जितना आपका टफ क्वेश्चन है, ताकि सिली मिस्टेक्स आप कर भी ना पाएँ। चलिए,
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय बेहतर परिणामों को पाने के लिए नमूने को कौन से मापदंड के अंतर्गत बर्फ में पैक किया जाता है? तो पीएच। चलिए 184, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटिव्स इज प्रेजेंट इन एन इवैक्यूएटेड ब्लड कलेक्शन ट्यूब विथ ए लेवेंडर स्टॉपर? EDTA। ठीक है। हेपेरिन कैसा होता है? ग्रीन। ठीक है। सोडियम सिट्रेट कैसा होता है आपका? लाइट ब्लू। और ब्लैक आता है ESR के लिए। EDTA आपका क्या हो गया? लेवेंडर कलर हो गया या फिर पर्पल कलर हो गया। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 185, यूरिया और बाइकार्बोनेट का अनुमान लगाने के लिए मुख्य तौर पर कौन सा नमूना लिया जाता है? प्लाज्मा लेते हैं। WBC नहीं लेंगे, RBC नहीं लेंगे, संपूर्ण रक्त नहीं लेंगे, प्लाज्मा का ही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 186, नमूने के लेवल पर निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है संक्रामक रोग। मरीज का नाम होगा, प्रयोगशाला संख्या होगी, आयु और सेक्स होगा। चलिए 187, एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट इज नीडेड फॉर। क्यों जरूरी है एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट करना? क्योंकि कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट लेबोरेटरीज, अलग अलग लेबोरेटरीज में आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपके यहाँ जो लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं सही काम कर रहे हैं, इक्विपमेंट मशीनें वगैरह सही काम कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं। 188, द लोएस्ट वैल्यू दैट सिग्निफिकेंटली एक्सीड्स द मेजरमेंट ऑफ ब्लैंक इज कॉल्ड। तो लिमिट ऑफ डिटेक्शन राइट आंसर इसका। निम्नलिखित में से यूरिन प्रिजर्वेटिव कौन सा है? तो थाइमोल है, हेपेरिन, साइट्रेट, ED, ये तीनों क्या हैं दोस्तों? ये तीनों जो हैं एंटीकोगुलेंट हैं। क्या हैं? एंटीकोगुलेंट। लेकिन थाइमोल क्या है? प्रिजर्वेटिव है, यूरिन प्रिजर्वेटिव है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 190, इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस या एनालिसिस द फर्स्ट ट्यूब यूज्ड फॉर सीरोलॉजिकल एनालिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में नुकीली मतलब जो शार्प निडल्स होती हैं उनका निपटान किस रंग के बैग में किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो है ब्लू कलर में। ठीक है दोस्तों, ये बायोमेडिकल हजार्ड्स भी आपको आना चाहिए। चलो 192, हेपेटाइटिस वायरस को निम्नलिखित में से किस प्रकार के खतरे में शामिल किया गया है? तो बायोलॉजिकल खतरे में। ना तो विद्युत है, ना रसायन है, ना आग संबंधी खतरा है, ये तो आप कर ही सकते हैं। 193, केंद्र प्रसारण के बाद कोशिकाओं से प्लाज्मा या सीरम को सबसे अच्छी तरह से कितने समय बाद अलग किया जा सकता है? तो 1 से 6 दिन बाद। 194, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व विश्लेषणात्मक परिवर्तित नहीं है? तो रिपोर्ट जारी करना। ये थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन थे कि अगर आप लैब में काम करते हो तो क्या है क्या नहीं है। DO2 के कोरोसिव की लेवलिंग के लिए कौन सी आकृति का उपयोग किया जाता है? तो हीरे के आकार जैसी। कौन सी? हीरे के आकार जैसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 196, प्लाज्मा ग्लूकोज वैल्यू इन क्लिनिकल लेबोरेटरी आर कॉमनली रिपोर्टेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। कौन सी यूनिट से अगर आप ग्लूकोज करेंगे बायोकेमिस्ट्री में तो क्या दिखाएंगे? mg/dl। मतलब आपकी 70 से 110 mg/dl आपकी क्या हो गई? ये फास्टिंग ग्लूकोज हो गई, तो mg/dl यूनिट है इसकी। क्वेश्चन नंबर 197, इफ द कंट्रोल वैल्यू आर आउटसाइड द डिफाइंड कंट्रोल लिमिट्स देन द एनालिटिकल रन इज। तो अनएक्सेप्टेबल। अगर आउट कंट्रोल वैल्यू जो है आउटसाइड आ रही है आपके कंट्रोल लिमिट से तो ये कैसी है? अनएक्सेप्टेबल है। क्या है दोस्तों? अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 198, विच ऑफ द बिलो पैरामीटर हैज नो इफेक्ट ऑन इज रिजल्ट ड्यू टू द हीमोलिसिस। अगर हीमोलिसिस ब्लड मिलता है तो इनमें से क्या नहीं हो सकता है? पोटेशियम इफेक्ट, क्लोराइड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 199, क्लोजेनेस ऑफ द रिजल्ट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ एनालिटिकल इज कॉल्ड एक्यूरेसी। ठीक है, ये आपका जो क्वालिटी कंट्रोल रहता है एक्यूरेसी और प्रिसाइज वाला मामला है ये पूरा आपका। तो नियरेस्ट अगर वैल्यू रहेगी तो एक्यूरेसी और एकदम सटीक रहेगी तो आपका क्या हो गया? प्रिसाइज हो गया, प्रिसीजन हो गया। ठीक है, ये याद रखना आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, तो द नंबर ऑफ inversions that must be made after collecting blood in a serum tube is right answer is 5।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा एनालिसिस था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जोधपुर का लैब टेक्नीशियन का 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर। आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आरआरबी में या ईएसआईसी में या आपका ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियंस में पूछे जा सकते हैं, इससे मिलते जुलते पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।